हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, जो क्लास 11 की फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं, उसमें विमाओं के उपयोग मैंने आपको 4 बताए थे। और आज हम उन्हीं उपयोगों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्या है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना। सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए, चूंकि किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं कैसे, संख्या गुणे मात्रा। हम किसी भी भौतिक राशि को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, संख्या गुणे मात्रक के पद में। तो इसका एक फार्मूला है n1u1 बराबर n2u2। इस प्रकार से हम किसी भौतिक राशियों को बदलते हैं। अभी मैं इसके आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसा नहीं है। n1u1, अब यहां n1 क्या है, ये n1 जो है ये पहली पद्धति की भौतिक राशि का आंशिक मान, पहली पद्धति की भौतिक राशि का आंशिक मान, इसको हम क्या कहते हैं, n1 कहते हैं। u1 क्या है, पहली पद्धति की भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का, पहली पद्धति की भौतिक राशि का क्या है, मात्रक। ऐसे n2 क्या है, दूसरी पद्धति की भौतिक राशि, दूसरी पद्धति की भौतिक राशि का आंशिक मान। और u2 क्या है, दूसरी पद्धति की भौतिक राशि का मात्रक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये पहली एक भौतिक राशि को दूसरे पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में हम कैसे बदलते हैं। तो ये इतना चीज आपको जानकारी होना चाहिए। अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा सा बताता हूं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक इस पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा। आप लोग, मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोग अच्छा नोट्स भी बनाते चले। चलिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं। विमीय विधि से एक जूल को, ऐसे लिख देता हूं, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, अब ध्यान दीजिए, विमीय विधि से एक जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है। तो यहां थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए बात। हम जानते हैं चूंकि जूल जो है कार्य का मात्रक है, और किस पद्धति में है, MKS पद्धति में है। पहली पद्धति ये हो गई। आपको इतना तो जानकारी होगी ना कि जूल कार्य का मात्रक है और MKS पद्धति का मात्रक है। और मैं अगर ये जानकारी नहीं तो इसको मैं बता देता हूं, अर्ग जो है ये भी कार्य का ही मात्रक है, बल्कि ये मात्रक है CGS प्रणाली का। मैंने आपको प्रणालियों के बारे में पढ़ाया है डिटेल में। ये MKS प्रणाली का है, ये CGS प्रणाली का है। अब कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा, कार्य का मात्रक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे FD। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, या ऐसे लिख लीजिए किलोग्राम मीटर, बटे सेकंड का स्क्वायर इंटू डी को क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे
कितना हो गया, सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम एमकेएस पद्धति का मात्रक है, मीटर एमकेएस का, सेकंड स्क्वायर एमकेएस का। अब इसको सीजीएस में लिखेंगे, ये पहली पद्धति हो गई। अब सीजीएस में इसी को कैसे लिखेंगे, तो किलोग्राम को क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, मैंने आपको बताया। मीटर को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं, और सेकंड को सेकंड ही लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, दूसरी। तो ये पहली पद्धति हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी पद्धति। अब इसी को इस पद्धति में बदल देना है, तो कैसे बदलेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं पहली पद्धति का जो मात्रक है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, आप जानते हो 1000 ग्राम होता है, यही तो होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकंड का कोई मतलब नहीं, सेकंड सेकंड ही है। तो आइए इसका मान इसमें रख देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अब इसको, अब आप कहेंगे सर n1 u1 n2 u2 क्या है, तो u1 का मतलब हो गया, n1 का मान तो भी देखिए, n1 दिया है 1 जूल, तो n1 बराबर 1 हो गया। ध्यान दीजिए, n1 बराबर कितना हो गया, 1 जूल। 1 दिया है, जूल नहीं, 1 दिया है। u1 कितना हो गया, u1 का मान आप जानते हो, इसकी चाहे बीमा लिख लो, m1 की बीमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। u1 पहली पद्धति का मात्रक, n2 हमें निकालना है, दूसरी पद्धति का मात्रक। और u2 कितना दिया है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए n1 का मान, u1 का मान, n2 हमको निकालना है, तो हम चूंकि फार्मूला क्या जानते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 बटे u2 हो जाएगा। तो रख देते हैं मान, n1 का मान आप रख दोगे तो 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है। u1 का मान रखिए, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर बटे, इसके नीचे ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को रीचेंज कर लेते हैं, तो यहां ध्यान दीजिए कैसे चेंज करते हैं। 1 किलोग्राम बराबर मैंने क्या लिखा, 1000 ग्राम, तो इसको लिख लीजिए 1000 गुणे ग्राम में हो गया, देखिए ग्राम में परिवर्तित हो गया। अब यहां मैं लिख दूं थोड़ा सा, ग्राम में आपको कंफ्यूजन हो, ग्राम गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो देखिए 100 का वर्ग होना चाहिए, यहाँ 100 का वर्ग, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नीचे जैसा है वैसे रहने दीजिए, ग्राम गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणे 100 का वर्ग का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 4 हो गया, ये तो हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 4। तो n2 ही तो निकाल रहे थे, n2 ही तो यहां निकाल रहे, तो 4 3 कितना हो गया, आधार समान हो तो घाती जुड़ जाती है, तो 10 की घात 7 आया। तो हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि यहां मैं लिख दूं 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्घ होता है। एक फार्मूला भी हो गया आपके लिए, ये 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है। तो इस प्रकार से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी आपको आने के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया। आप घर पे एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करके देख, डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा एक मैं आपको और भी न्यूमेरिकल बता देता हूं इसका। चलिए एक और ले लेते हैं, इसको चाहे आप लोग करिएगा, क्योंकि बच्चे का मुझे कमेंट किए हैं कि सर क्वेश्चन कुछ हम लोगों को दे दिया कीजिए, तो मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं, प्रश्न एक दे दे रहा हूं आपको कि एक न्यूटन को, न्यूटन लिख देता हूं, न्यूटन विमीय विधि से, विमीय विधि से एक न्यूटन को
एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, डाइन में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। और मैं बताऊं फार्मूला कितना आएगा, आप लोग इसको निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, इसका रिजल्ट आएगा। अब यहां मैं बता दूं, एमकेएस पद्धति में न्यूटन जो है बल का मात्रक है, किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। और ये जो डाइन है ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। डाइन मतलब चुड़ैल वाला मत समझना, डाइन एक भौतिक राशि का मात्रक है, वो बल है भौतिक राशि सीजीएस पद्धति में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट, अज्ञात राशियों की बीमा। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, अज्ञात राशियों की बीमा ज्ञात करना। अज्ञात राशियों की बीमा ज्ञात करना, बीमा ज्ञात करना। तो जैसे मैंने अज्ञात राशियों की बीमा क्या लिखा था, एक कोई राशि लिखा था P प्लस ए बटे वी स्क्वायर बी माइनस बी इजिकल टू आर टी, जिसमें ए तथा बी अचर हैं या अज्ञात राशियां हैं, अज्ञात राशियां हैं। P दाब है, R ऋण वर्ग नियतांक है, T ताप है, B आयतन है और R क्या है, ऋण वर्ग नियतांक है। लिख देता हूं, R क्या है, ऋण वर्ग नियतांक। तो अब यहां एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या था, वांडर, ये क्या है बेटा, वांडर वाल्ड गैस समीकरण है, वांडर वाल गैस समीकरण यही होता है। इसको आप याद कर लीजिए, कहीं कहीं काम भी आ सकता है। वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस ए बटे वी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी में ए बी अज्ञात राशियां हैं, P दाब है, T ताप है, V आयतन है, R ऋण वर्ग नियतांक है। तो आपसे पूछ रहा अज्ञात राशियों की बीमा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अज्ञात राशि की बीमा, अज्ञात राशियों की बीमा, यही आपसे पूछ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि अज्ञात राशियों की बीमा आप कैसे निकालेंगे। इसमें ध्यान दीजिए कि जो भी राशियां, एक चीज मैं बता दूं, जो भी भौतिक राशियां एक दूसरे से जुड़ती हैं वह उनकी बीमा जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो अगर मैं लिखूं P प्लस ए बटे वी स्क्वायर की में अगर मैं P की बीमा लिखूं, P की बीमा, तो ये जो जुड़ रही है किसके बराबर हो जाएगी, ए बटे वी स्क्वायर की बीमा के बराबर हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P, पहले सबकी बीमा निकालना पड़ेगा, इधर मैं निकाल देता हूं। दाब की बीमा आपने निकाला, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, mlt पावर -2। अब आप लोग इतना निकाल सकते हैं, मैंने आपको बीमीय विश्लेषण वीडियो आप पीछे देख लीजिएगा। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, L2 लिखते हैं, तो ये ऊपर जाएगा mlt पावर -2 और L की पावर -2, तो कितना हो जाएगा, ml की पावर -1 t की पावर -2। तो प्रेशर की बीमा, वैल्यूम का आप जानते हो, तो P की बीमा कितनी हो जाएगी, ml पावर -1 t पावर -2 और a बटे वी स्क्वायर का मतलब L क्यूब का स्क्वायर। अरे भाई आयतन का L क्यूब होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, m, या ऐसे लिख लें a की बीमा बराबर ml की पावर -1 t की पावर -2 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा L की पावर 6, तो कितना आ जाएगा ml, अब घट जाएगा तो 5 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, ए का निकल गया, बी का ऐसे आप क्या निकालोगे, ये भी ऐसे निकलेगा। दूसरा निकालना हमको बी माइनस बी, तो क्या लिखोगे, बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, बी की
बराबर बी के हो जाएगा, बी की बीमा के, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, एल की पावर 3, क्योंकि आयतन की बीमा क्या होती है, एल की पावर 3 होती है। तो इस प्रकार से हम अज्ञात राशियों की बीमा निकाल सकते हैं। P प्लस ए बटे बी स्क्वायर में कैसे हमने इसको निकाला, जो भी राशियां डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर दो राशियां जुड़ रही हैं तो उनकी बीमाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, अलग अलग बराबर होती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से, और भी इसके क्वेश्चन जो आंकिक में दिए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा कह रहा है किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो किसी समीकरण के सत्यता की जांच हम कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक समीकरण आपको मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, b बराबर u प्लस ए टी है। तो मैंने क्या आपसे कहा था कि जो राशियां जुड़ती हैं या घटती हैं उनकी बीमाएं अलग अलग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, b की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, u के बीमा, ऐसे। फिर हम लिखेंगे v की बीमा किसके बराबर हो जाएगी, at की बीमा। अगर ये सभी बराबर आ गई तो हम इस समीकरण को सत्य मानेंगे, अन्यथा असत्य मानेंगे। तो इसको आइए करते हैं। तो v की बीमा क्या होती है, v माने वेग, वेग की बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -1। u की बीमा भी क्या होती है, एल टी की पावर, क्योंकि ये भी वेग ही है, तो पहला समीकरण तो संतुलित हो गया। दूसरा देख लेते हैं, v की बीमा, v को बेटा क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1 बराबर a का क्या होता है, त्वरण का, आपको जानते हो एल टी की पावर -2 होता है, t का क्या होता है, t होता है। तो देखिए आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो -2 में से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो एल टी की पावर -1। तो देखिए दोनों समीकरण संतुलित कर रहे हैं, अतः कि इस समीकरण की सत्यता की जांच हो गई। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल दे देता हूं जो घर से करिएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण है, और गति का तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप इन दोनों की डायमेंशंस निकाल के चेक कीजिएगा, और भी दे देता हूं, E बराबर एम सी स्क्वायर, m बराबर एम बी, m नॉट 0 बराबर एम बी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इन सबको आप चेक करके बताना क्या ये समीकरण सही है। इतना आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अभी आगे क्वेश्चन और मिलेंगे तो उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इस प्रकार से किसी समीकरण की सत्यता की जांच की जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं अगला चौथा पॉइंट लेता हूं। चलिए अद्विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल नीट, आईआईटी, अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी काफी अच्छे अच्छे एंट्रेंस में यहां से क्वेश्चन आते हैं बीमा से, जो अब बताने जा रहा हूं। क्या है, विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों, विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना, विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना। तो इसका एक न्यूमेरिकल में ले रहा हूं, बहुत सबसे कह सकते हैं बड़ा ही ये पॉपुलर न्यूमेरिकल है किताबों के लिए। न्यूमेरिकल ले रहा हूं, माना यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, सरल लोलक जानते हो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम जो अपने माध्य स्थिति के परितः इधर उधर मोशन करता है।
उस एक पेंडुलम होता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल T, सरल लोलक की लंबाई L, सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं फिर करते हैं। माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, तो लिख लेते हैं T, सरल लोलक की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता, निर्भर कर मतलब इसके प्रोपोर्शनल है, समझ गए, इस पर डिपेंड है। तो विमीय विधि से आवर्तकाल इस T के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझिए मैं कैसे कर रहा हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब मान लेते हैं, माना T प्रोपोर्शनल टू L की पावर A और G की पावर B, ऐसे मान लेते हैं, एक L की पावर A, G की पावर B। इक्वेशन नंबर 2। अब सबकी बीमा लिखते हैं, तो T की बीमा कितनी हो जाएगी, T क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब लंबाई, सॉरी समय, तो T ही हो जाएगा। बराबर लगा लेते हैं, अभी कोई कांस्टेंट अज्ञात राशि हम डाल देंगे, जो भी मेरा मन करेगा। L की बीमा लंबाई की L होती है, तो L की पावर A, त्वरण की कितनी होती है, LT की पावर -2 होता है, तो इसकी पावर मैंने क्या लिख लिया, B। अब आइए इसको सॉल्व करते चलते। अब यहां आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां M क्या है, वो 0 है, किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1। L कितना है, वो भी 0 है, क्योंकि किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको ऐसे लिखते चलते हैं, M की पावर 0, L की पावर 0 और T तो T ही है। अब ये हो गया L की पावर A, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो हो गया L की पावर B और T की पावर -2 भी हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसको फिर लिख लेते हैं, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 है और इजिकल टू, देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो L की पावर क्या हो जाएगा, A+B हो जाएगा और T की पावर क्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के जो समान राशियां हैं उनके घातों की तुलना करेंगे। तो घातों की तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले L देखो यहां पे है कितना है, 0 है, तो A+B बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लीजिए। क्या करेंगे, घातों की तुलना करने का, तुलना करने का, तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये -2 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो लिख लेते हैं। तो B बराबर कितना हो गया, -1/2, B का मान मिल गया। अच्छा, B का मान हम समीकरण 3 में रख दें तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर B का मान मैं रख दूं तो क्या मिलेगा, A -1/2 बराबर 0, तो A बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। तो A और B का मान हमको मिल गया। अब A और B का मान अगर हमको मिल गया, यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये आ जाएगा A बराबर 1/2, तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, A और B का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। A तथा B का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, T इजिकल टू, इसको कोई कांस्टेंट ले लो, 2 पाई ले लो, क्योंकि सरल लोलक पूरा आवर्तकाल 360 का होता है, तो 2 पाई ले लेते हैं, 18 दूनी 36, 360। L की पावर A है, तो L की पावर A का मान कितना है, 1/2। G की पावर B है, तो B का मान कितना है, -1/2। तो इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, T बराबर 2 पाई
अंडर रूट, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट एल, और नीचे इसको ले जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यही सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम इस विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों के मध्य कोई सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। आगे इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं थ्योरी पोर्शन कर रहा हूं, उसमें एक आध न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं। अभी जब आंकिक करूंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब हम बीमा का एक हेडिंग और है, बीमाओं के दोष क्या क्या है। अभी तो बीमाओं गुण पढ़ रहे थे ना, बीमाओं के दोष क्या क्या है। इसके बाद बीमाओं के दोष पढ़ने के बाद हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और बड़े अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बीमाओं के दोष भी लिखवा दूं, समझा दूं क्या क्या है। चलिए हम अगली हेडिंग ले लेते हैं, बीमाओं के उपयोग अभी पढ़ रहे थे, अब बीमाओं के दोष पढ़ेंगे। बीमाओं के दोष, बीमाओं के दोष, ये अंतिम हेडिंग है इस चैप्टर का। डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। डायमेंशनल एनालिसिस, देखिए बीमाओं का पहला दोष ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई नियतांक आ गया, कांस्टेंट आ गया, अगर आपसे मैं कहूं उसका मान आप निकाल दो, और भी ऐसे जो है राशियां हैं, जब अभी आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बीमाओं का नियतांक नहीं निकाला जा सकता। तो सबसे बड़ा दोष यही है कि विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा सूत्र का निगमन करने पर, सूत्र का निगमन करने पर, निगमन करने पर नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते, नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते। तो विमीय विधि का उपयोग, विमीय विधि के दोष में पहला क्या है कि विमीय विधि द्वारा सूत्र का निगमन करते समय नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है, यदि कोई सूत्र, यदि कोई सूत्र योग व अंतर में हो, योग व अंतर में हो, तो उसे विमीय विधि द्वारा, तो उसे विमीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, विमीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, या कोई सूत्र योग या अंतर में हो तो उसे विमीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा इसका दोष क्या है, यदि कोई भौतिक राशि, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर, 3 से अधिक राशियों पर, अधिक राशियों पर निर्भर हो या निर्भर करती हो, 3 से अधिक राशियों पर निर्भर, तो सूत्र का विमीय रूप से, तो उसके सूत्र का, उसके सूत्र का विमीय विधि से, विमीय विधि से निगमन नहीं कर सकते, विमीय विधि से निगमन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं।
तो ये विमाओं के दोष थे। मैं इनको एक बार आपको समझा दे रहा हूं। विमीय विधि द्वारा सूत्र का निगमन करने पर नियतांक का मान नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो नियतांक है उसका एक्चुअल मान नहीं प्राप्त कर सकते, ये पहला दोष हो गया। यदि कोई सूत्र योग और अंतर में हो तो उसकी विमा नहीं निकाली जा सकती। एक चीज ये आप ध्यान रखिए। अब मैं कहूं कार्य माइनस समय की विमा निकालो, कहां से निकाल पाओगे? जैसे हाँ, अभी मैंने लिखा W बराबर F इंटू डी, जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। W बराबर F इंटू डी, तो आपने विमा निकाल के बता दिया। अगर मैं यही कहूं नहीं, W माइनस P मोमेंटम, कार्य माइनस मोमेंटम की विमा निकालो, तो आप कहोगे सर ये कौन सी विमा हो गई, ये कैसे निकालें? तो योग या अंतर में हो तो उसकी विमा, या धन भी हो तब भी नहीं निकल सकता, विमा नहीं निकल सकती। यदि कोई भौतिक राशि तीन, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो कि कोई आवर्तकाल लंबाई पे निर्भर कर रहा है तो उसको ए मान लिए, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, मान लो कि वो आवृत्ति पे भी निर्भर कर रहा है, सिग्मा पे भी निर्भर कर रहा है, या तरंग दैर्ध्य पे निर्भर कर रहा है किसी प्रकाश की, तो अगर अगला आप कहोगे कि इस पर भी निर्भर करता है तो वो उसका निगमन आप विमीय विधि से नहीं कर सकते। केवल तीन राशियों का आप विमीय, यानी कोई भौतिक राशि तीन से अधिक राशियों पर अगर निर्भर हो गई तो इस विमीय विधि से उसके सूत्र का निगमन नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर के जो आंकिक क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में आंकिक क्वेश्चनों के साथ एनसीईआरटी के। तब तक के लिए गुड बाय।